हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके साइंस के नेक्स्ट लेक्चर को, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल यानी कि एसिड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया HCl, तो ये क्या है? ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मैं आपको बोलूं H2SO4, तो ये क्या है? ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम क्षारक की बात करते हैं, क्षारक यानी कि बेस, जिनकी जो प्रकृति है ना वो कैसी हो? बेसिक प्रकृति हो। ठीक है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लवण की बात करता हूं तो लवण यानी कि सॉल्ट। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको NaCl हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सोल्ट है। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद। भाई, जब आप किसी भोजन को खाते हैं तो काफी समय क्या लगेगा? वो आपको खट्टा लगेगा। काफी बार क्या लगेगा? वो आपको कड़वा लगेगा। तो भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्वान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। किसकी वजह से? अम्ल एवं क्षारक के कारण। अब क्रमशः लगा दिया, तो क्रमशः का मतलब यह है कि जो खट्टा है ना, तो खट्टा तो होगा आपकी अम्ल की वजह से, और क्षारक की वजह से होगा आपका कड़वा। इतना आपको पता भी होगा, ठीक है ना, कि जो भोजन का स्वाद है ना वो खट्टा और कड़वा किसकी वजह से होता है? अम्ल और क्षारक की वजह से होता है। खट्टा होगा आपके अम्ल की वजह से और कड़वा होगा आपके क्षारक की वजह से। अब आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? भाई, आपने काफी बार, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा काफी बार क्या होता है, आपके मान लो पेट में जलन हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है आपको। ठीक है, तो क्या करता है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर समझ जाता है कि पेट में क्या हो रहा है। अब जो एसिडिक मात्रा है ना वो आपकी बढ़ गई है। जो एसिडिक मात्रा है वो पेट के अंदर वो आपकी ज्यादा हो गई है, वो बढ़ गई है। तो जो डॉक्टर आपको जो दवाई देगा ना वो क्षारक की बेस की होगी। वो बेसिक जो बेस है ना, बेसिक जो बेस है उसकी दवाई होगी वो। तो उससे क्या होगा कि जो बेस है ना वो एसिड का जो प्रभाव है ना उसको कम कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और जैसे ही ऐसा हुआ, जो आपके पेट की जलन थी वो समाप्त हो गई, जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी पेट के अंदर वो आपकी खत्म हो गई। तो इसलिए बोला गया है जो अम्ल और क्षारक है ना वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, तथा ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जा चुका है कि जो अम्ल होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाएंगे ना तब आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रिक भी बता देता हूं। अम्ल, जब मैं अम्ल लिखता हूं तो लय कहां पे आता है? आपका बाद में आता है, यानी कि लास्ट के अंदर आता है। तो आप याद रखिएगा, नीले लिटमस पत्थर को लाल करना, नीले को लाल करना, नीले को लाल करना। तो आपको यह याद रखना है, लाल अगर हमारा लास्ट में आ रहा है ना तो अमल में भी क्या आता है? लय लास्ट में आता है। यहां पे भी हमने लाल लास्ट में लिया, तो किसकी बात हो रही है? आपके अमल की बात हो रही है। यानी कि अमल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देगा? आपका लाल कर देगा। ठीक है, जबकि जो क्षारक होते हैं ना उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लिटमस होता क्या है तो उसके बारे में देखिए आप। जो लिटमस है ना, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। सूचक मतलब जो सूचना देता है किसके बारे में? कि जो सामने, आपके सामने जो पदार्थ है ना वो किस प्रकृति का है, वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। लिटमस इस बारे में हमें बताता है। तो लिटमस क्या है? आपका एक प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे एक और प्राकृतिक सूचक पूछा जाए तो आप नाम ले लेंगे हल्दी का। इसका? हल्दी का। जो हल्दी है वो भी किस बारे में बताएगी कि आपके सामने जो पदार्थ है वो किस तरीके का है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है और इसी प्रकार जो हल्दी है वो भी आपका ऐसा ही क्या है? सूचक है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि सफेद कपड़े पर, यानी कि सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग कैसा हो जाएगा? आपका भूरा लाल हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे दे दिया जाएगा कि किसी कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब आप क्षारकीय प्रकृति का साबुन रगड़ते हैं या उसे क्षारकीय प्रकृति के किसी पदार्थ से साफ करते हैं तो उस धब्बे का कलर कैसा हो जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए वो कैसा हो जाएगा? आपका भूरा लाल हो जाएगा।
तो आपको एक चीज और पता चली कि जो साबुन होते हैं ना कैसी प्रकृति के होते हैं, आपकी क्षारकीय प्रकृति के, ठीक है। और लेकिन जब कपड़े को आप अत्यधिक जल से धोते हैं ना, तो अगर मान लो आपने बार बार उस कपड़े को जल से धोया है तो वो फिर से कैसा हो जाएगा धब्बा, आपके पीले रंग का हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लिष्ट, संश्लिष्ट का मतलब होता है आपका कृत्रिम, सिंथेटिक, आप कृत्रिम सूचक का भी यूज कर सकते हैं। और कृत्रिम सूचक में आते हैं आपके मेथिल ऑरेंज, यानी कि आप मिथाइल ऑरेंज जिसे बोल सकते हैं, और आपका फिनाइलएफ्थिलीन। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए, यानी कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है, एसिडिक है, या फिर क्षारक है यानी कि बेसिक है, इस बात की जांच के लिए क्या आते हैं, आपके प्राकृतिक सूचक भी आते हैं और आपके कृत्रिम सूचक भी आते हैं। अगर प्राकृतिक सूचक पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, लिटमस का नाम लेंगे, और आप किसका नाम लेंगे, हल्दी का नाम लेंगे। लेकिन अगर आपसे कृत्रिम सूचक पूछा जाता है तो हम लेंगे, आप नाम किसका लेंगे, मिथाइल ऑरेंज का और फिनाइलएफ्थिलीन का। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो और बात कर लेते हैं हम लिटमस के बारे में। तो देखिए, लिटमस विलयन जो होता है वो आपके बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे कलर का, बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिटमस होता है वो बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के, किस समूह के, थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लिचेन। लेसे लिटमस और लेसे लिचेन। तो लिचेन एक पौधा होता है जो किस समूह का होता है, थैलोफाइटा समूह का होता है। उस पौधे से निकाला जाता है आपका लिटमस। प्राय इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है, तब यह किस कलर का होता है, आपके बैंगनी कलर का होता है। यानी कि जब आप इसे निकालते हो ना, तो जो इसकी नेचुरल फॉर्म हो जो होती है, जिस अवस्था में ये निकलता है, जिस अवस्था में ये रहता है, तो किस कलर का होता है, आपका ये बैंगनी कलर का होता है। यानी कि जब इसमें न तो आपने अम्लीय मिलाया है आपने कुछ, न ही आपने इसमें कुछ क्षारकीय मिलाया है, तब इसका कलर कैसा होगा, आपका बैंगनी कलर होगा। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। अब देखिए, खुद आपका निकल के आ गया, आपके प्राकृतिक सूचक काफी आ गए। जैसे मैंने क्या बताया था, लिटमस बताया था, मैंने क्या बताया था, हल्दी बताया था। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हाइड्रेजिया, याद रखने सारे नाम। हाइड्रेजिया कैसा है, आपका प्राकृतिक सूचक है। पेटूनिया कैसा है, आपका प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम कैसा है, आपका प्राकृतिक सूचक है। क्योंकि ये सारे के सारे आपके पौधे हैं, और इन पौधों की जो पंखुड़ियां होती है ना, जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, वो प्राकृतिक सूचक की तरह आपके काम आ सकती हैं। ये बात आपको बताई गई है और आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। इनको बोला जा सकता है क्या, अम्ल क्षारक सूचक। क्यों, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताते हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या बोल दिया, अम्ल क्षारक सूचक बोल दिया। या फिर आप नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इन्हें सूचक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझना। जो आपके एसिड और जो बेस होते हैं, उनके जो रासायनिक, जो केमिकल, जो उनके गुण धर्म है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको समझना। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका जो ये नाम है ना, इनको आप याद रखिएगा। जो फॉर्मूला है इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम, HCl होता है, ठीक है। H2SO4 है, H2SO4 क्या बोलोगे आप, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलोगे आप, क्या बोल दोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलोगे। इसी तरह से HNO3 आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक है ये, ट्रिक, नाइट्रिक, याद रखिएगा इनको आप, ठीक है। अगर मैंने बोला एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, एसिटिक एसिड बताएंगे। क्या बताएंगे, एसिडिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। अगर मैं आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर मैं आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरीके से लिखते हैं, CaOH की होल ट्वाइस,
इस तरीके से लिखते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, याद रखिएगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा तो आप के बताएंगे, क्योंकि कैसे क्या बनता है आपका पोटेशियम बनता है, OH से क्या बन गया आपका हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी कि KOH बताएंगे आप। अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसको भी कैसे लिखते हैं, MgOH की होल ट्वाइस, इस तरीके से, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो अमोनिया कैसे लिखते हैं आप, NH4, ठीक है। तो NH4OH क्या हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे हमने श्वेत कपड़े के ऊपर क्या डाला था, क्षारकीय प्रकृति का जो साबुन है वो रगड़ा था, उसका कलर कैसा हो गया था, भूरा लाल हो गया था। लेकिन जब आपने ज्यादा जल से धोया ना तो उसका कलर वापस कैसा हो गया, फिर से पीला हो गया था। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारकीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध यानी कि जिनकी सुगंध मान लीजिए आप अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं, यानी कि ओलाफैक्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी, याद रखिएगा। देखो नॉर्मल सी बात है, कोई पदार्थ है उसकी एक नेचुरल सुगंध है, लेकिन जैसे ही वो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में जाएगा ना तो उसकी जो स्मेल है ना, उसकी जो गंध है ना, जो सुगंध है ना, वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप बदबू बोलिए, कुछ भी आप गंध बोल लीजिए, ठीक है, उसकी जो गंध है ना वो बदल जाएगी, वो अलग हो जाएगी। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, गंधीय सूचक बोलेंगे। यानी कि वो अपनी गंध के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जो माध्यम है वो कैसा है, अम्लीय है या फिर आपका क्षारकीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि आपने क्या लिया, एक प्रखनली है, उसमें 5 ml आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और उसमें आपने क्या डाले, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो दानेदार जिंक के टुकड़ों पर की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये क्रियाकलाप है, उसकी जो विधि है ना वो लिखी गई है। अब आपको इसमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप यहां पे अगर आप अच्छे से देखते हैं ना तो इस डायग्राम को आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे है ना, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग में एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, चलो ठीक है, आपने स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड के अंदर आपने एक प्रखनली, एक टेस्ट ट्यूब लगाई। ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक प्रखनली है, ठीक है, आपने ये लगा दी। अब आपने इसमें क्या लिया, सबसे नीचे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है दानेदार जिंक के टुकड़े, Zn, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। और आपने इसके अंदर क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। अब ये तनु आगे क्यों लगाया गया है, देखिए तनु का मतलब ये होता है जब किसी चीज के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है ना, यानी कि आपने H2SO4 लिया तो ये प्योर H2SO4 नहीं है, इसके अंदर कुछ मात्रा किसकी है, जल की है। यानी कि आपने जल के अंदर आपने H2SO4 को मिलाया है। तनु का मतलब ये होता है यानी कि जल की मात्रा आपकी अधिक है और जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा कम है। तो जब भी आपको तनु लिखा हुआ दिखे ना सामने, किसी भी जो पदार्थ है, किसी भी कोई वर्ड है उसके सामने अगर आपको तनु लिखा दिखे ना, तो तनु का मतलब ये है कि उसके अंदर जो जल की मात्रा है ना वो आपकी अधिक है। याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको सांद्र कहीं लिखा दिखे ना, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, आपने देखा होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। तो जो सांद्र होता है, सांद्र का मतलब होता है कि उसके अंदर जो अम्ल है ना उसकी मात्रा अधिक है और जल की मात्रा क्या है, आपकी कम है। इस बात को आप याद रखिएगा, दोनों को डिफरेंस को आप समझना, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, आपने जिंक लिया, जिंक के टुकड़े डाल दिए नीचे, उसके बाद आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और जैसे ही आपस में क्रिया करेंगे ना तो इनमें से क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। जो आप ये बुलबुले देख रहे हैं ना, किसके हैं, ये हाइड्रोजन गैस के हैं। और ये हाइड्रोजन गैस इस प्रखनली में से इसके द्वारा, इस प्रवाह नली के द्वारा, एक नली लगा दी, इस प्रवाह नली के द्वारा ऐसे आती है। और आपने फिर ले लिया एक बिकर, ठीक है, एक बिकर टाइप ले लिया आपने, एक बॉक्स टाइप ले लिया और उसमें क्या डाला, साबुन का विलयन डाल दिया, यानी कि साबुन का घोल डाल दिया। तो जो ये गैस है ना, ये गैस इस तरीके से आएगी और इसमें से निकल के ये जो बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के, ये इस तरीके से निकलना स्टार्ट होंगे। और जैसे ये निकलना स्टार्ट होते हैं, आपने ऊपर क्या किया, एक मोमबत्ती को जला लिया और इनके पास कर दिया, इन बुलबुलों के पास। तो ये जो बुलबुले हैं ना ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे, फट फट की ध्वनि के साथ।
यानी कि क्या हो रहा है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना वो जल रही है, उसका दहन हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है आपका टोटल। तो यहां से क्या आपको पता चला, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया था, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई और आपको क्या निकलने के देखा, आपने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है ना वो आपकी निकल रही है। तो बस आपको यह चीज याद रखनी है कि क्या निकलता है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां से क्या निकल के आया कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करना या एक यौगिक बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लवण कहते हैं। और अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखिए आपने क्या लिया, अम्ल लिया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया था, आपने धातु ली जैसे जिंक ले ली थी, तो क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा और साथ में निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, जो अभी आपने देखी कि बुलबुलों के रूप में क्या निकल रही थी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और उस गैस के पास, उस बुलबुलों के पास क्या लेके गए, आप एक मोमबत्ती लेके गए जलती हुई। तो जैसे लेके गए तो क्या हुआ, उस हाइड्रोजन गैस का दहन होना स्टार्ट हो गया, किसकी आवाज से, फटफट की आवाज के साथ। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप एक और एक्सपेरिमेंट को देखिए आप कि एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लिए आपने और साथ में क्या मिला दिया, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म किया। तो आप क्या देखते हैं वो देखना है आप। तो इस अभिक्रिया को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से कि आपने क्या लिया, 2NaOH, यानी कि 2 मोल लिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और जो ए क्या होता है ना, ए क्या का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है कि इसके अंदर कुछ मात्रा में जल उपस्थित है। इसके अंदर क्या है, आपका जल उपस्थित है। तो एक्वस आपको कहीं पे भी लिखा दिखे ना, उसका संबंध किससे होता है, आपका जल के साथ होता है, याद रखिएगा। तो आपने 2NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, प्लस में सॉलिड मात्रा में आपने जिंक मिलाया। एस का मतलब है सॉलिड मात्रा में आपने जिंक को मिलाया और क्या मिला आपको, सोडियम जिंकेट मिला। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखते हैं, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस में क्या निकली, आपकी हाइड्रोजन गैस निकली है। क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। और ये जी का मतलब होता है गैस, याद रखिएगा। तो जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई तो आपके निकल के आई सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः क्या मिल रहा है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी धातुओं के साथ ऐसा ही संभव हो, ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर आपने देखा था, देखिए ऊपर आपने देखा था तो यहां पे भी क्या निकली थी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकली थी। आपने नीचे देखा, दोबारा से अभिक्रिया की, तब भी क्या निकली, आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं ना तो किस तरीके से करते हैं, हम इस चीज को समझेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या लिया, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को देखिए आप कि 2 प्रखनलियां लीजिए। आपने 2 प्रखनली ले ली, ए और बी। प्रखनली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, आपने इसके अंदर 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 मिला लिया, ठीक है। जबकि प्रखनली बी में इसके अंदर आपने क्या मिलाया, 0.5 ग्राम ही क्या मिलाया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और ये होता है आपका धोने का सोडा, Na2CO3, याद रखिएगा। अब आपने क्या किया कि दोनों प्रखनलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिला दिया। कितना, 2 ml, क्या, तनु HCl। और तनु का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि तनु का मतलब क्या होता है, जब जल की मात्रा अधिक होती है ना उसको हम तनु बोलते हैं, ठीक है। तो तनु HCl आपने मिला दिया। तो अब पूछा है कि आगे क्या होगा। तो आपने क्या किया कि प्रत्येक स्थिति में उत्पादित जो गैस बनी ना, यानी कि जब आप इनमें अभिक्रिया करवाएंगे ना, जब HCl के साथ और सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब HCl के साथ क्या होगी, क्रिया होगी ना, इसमें भी 2 ml मिलाया था आपने तनु HCl, याद रखिएगा। जब अभिक्रिया होगी तो जो गैस निकल के आएगी ना, उस गैस को आपने किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है ना उसमें से प्रभावित किया। तो ये 2-3 रिएक्शन है आपकी जो आपको याद रखनी है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपने क्या किया था, प्रखनली ए ली, उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट लिया,
किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। उसके बाद आपने 2HCl मिला दिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किस मात्रा में? एक्वस, एक्वस यानी उसके अंदर जल है, ठीक है। क्या निकल के आया आपका? 2NaCl बन गया आपका। साथ में जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में आपका पानी भी बन गया, और साथ में निकल के आई CO2 गैस। और यही चीज आपको ऊपर बताई गई थी, जो गैस निकलेगी ना, इस गैस को भी हम आगे रिएक्ट करवाएंगे किसी के साथ, तो हमें सबसे पहले गैस तक पहुंचना है। इसी तरह से आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। आपने क्या मिलाया? उसके अंदर HCl मिला दिया, और जैसे ही HCl मिला दिया तो एक तो आपको NaCl मिला, साथ में आपको H2O मिला, और H2O मिलने के बाद आपने क्या किया? उसके अंदर CO2 गैस भी आपको मिली। तो यानी कि दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल गई? CO2 गैस मिली है। अब इस CO2 गैस को हम प्रभावित करेंगे। प्रभावित का मतलब कि इसको फिर से रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पे देखिए आप, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी कि जो आपकी CO2 गैस निकल के आई थी ना, तो देखिए आप पूछेंगे कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि आप जब सोडियम कार्बोनेट को CHCl मतलब HCl के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, तो कौन से आपके पदार्थ बनते हैं, कौन से आपके प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्या बनेगा? आपका 2NaCl बनेगा, आपका H2O यानी कि जल बनेगा, और साथ में निकलेगी गैस। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकल के आती है। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद होगी ना, ये सोल्व करनी आती होगी ना, तो आप अपने आप बता देंगे क्या बनेगा? आपका CO2 गैस निकलेगी, आप खुद बता देंगे इस चीज को। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि CO2 गैस आ गई थी, अब CO2 गैस को चूने के पानी से प्रभावित किया। अब चूने के पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे क्या किया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH के ऑल्टवाइज, मैंने बताया भी था कैसे लिखते हैं। ये भी कैसा है? आपकी एक्वस फॉर्म के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं? चूने का पानी। तो आपने क्या किया, इसको जब CO2 गैस में से प्रभावित करवाया ना, CO2 गैस को इसके अंदर से, तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में जो H2 है ना वो आपका अलग बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। किस कलर का? आपका श्वेत अवक्षेप बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के सॉलिड स्टेट के अंदर, और आपका लिक्विड स्टेट में क्या बन जाएगा? आपका H2O यानी कि जल बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ना जो आपका निकल के आया है, इसको अगर आप और अधिक या अत्यधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे ना, तो ये फिर बनेगा। क्या बनेगा वो देखिए आप। अब आपने क्या किया, यहां तक पहुंच गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया सॉलिड स्टेट में। आपने कैल्शियम कार्बोनेट एज इट इज ले लिया, H2O आपने मिला दिया, जो निकल के आया था उसको भी आपने ले लिया, और फिर से आपने CO2 जो गैस है ना उसके साथ रिएक्शन करवाई, या फिर ऐसा मान लीजिए कि CO2 गैस को इसमें से फिर से प्रभावित करवाया, अत्यधिक मात्रा में लिया अब की बार आपने, तो क्या बनेगा? आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। और किस मात्रा में? एक्वस मात्रा में। एक्वस का मतलब होता है इसके अंदर जल भी सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि जल में विलयशील, इन्होंने लिख भी दिया, जल में विलयशील क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना समझ गए आप? क्या बन के आया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो तीनों इक्वेशन है ना, आपको सही तरीके से समझ के याद रखनी है कि सबसे पहले तो क्या किया था, आपकी जो CO2 गैस निकली थी, उसके बाद आपने CO2 गैस को किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ प्रभावित करवाया, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। फिर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को और अधिक मात्रा में जो CO2 है उसके साथ प्रभावित करवाया, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज के अंदर इन सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। यानी कि आगे देखिए बाप, चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, खड़िया जिसे हम बोलते हैं चाक, एवं संगमरमर किसके रूप हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो आपने काफी बार देखा होगा, अगर चूना पत्थर बोला जाता है ना तब भी फॉर्मूला ये लिखा जाता है, जब संगमरमर यानी कि मार्बल आपसे बोला जाता है तब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी किसके रूप हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अब देखिए मेन स्टेटमेंट, जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इन इक्वेशन का सार ये है कि सभी धातु कार्बोनेट यानी कि CaCO3 एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है? आपका जल बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा और इसको आप याद रख लेना कि जब धातु कार्बोनेट
किसके साथ? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? आपका लवण बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में क्या बनता है? आपका जल बनता है। इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया? अब आगे चलिए। ये वही दिखा रखा है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने लिया था और उसमें से क्या निकाली थी आपने, जो CO2 गैस है ना वो प्रभावित की थी, तो क्या बनी थी? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया था आपका, ठीक है? तो वही डायग्राम है जो आपको यहां पे समझाया गया है, ठीक है? लास्ट में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसमें से प्रभावित किया था, ठीक है? आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अब इस बारे में जानेंगे। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि जो अम्ल और क्षार है ना वो एक दूसरे का जो प्रभाव है ना उसको समाप्त कर देते हैं, हमने ये चीज भी पढ़ी थी, ठीक है? तो अब देखिए, आप यहां पे भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाया गया है जो आपको याद रखना है, ठीक है? कैसे? देखिए, आपने एक प्रणाली के अंदर 2 ml NaOH ले लिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और उसमें 2 बूंदे किसकी? फिनालेफ्थिलिन विलयन की डाली है। किसकी डाली है? फिनालेफ्थिलिन विलयन की डाली है। तो विलयन का रंग क्या है ये आपसे पूछा गया है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl की डालिए। तनु का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सांद्र का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। तो क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलने के बाद फिनालेफ्थिलिन का जो रंग है वो क्यों बदल गया? तो अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए, और जैसे ही आप बूंदें मिलाते हैं तो जो फिनालेफ्थिलिन था ना वो पुनः गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि जो फिनालेफ्थिलिन है ना उसका कलर कैसा होता है? आपके गुलाबी कलर का होता है। स्टार्टिंग में गुलाबी था, उसके बाद कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज होने के बाद जब आपने फिर से NaOH मिलाया ना तो कैसा कलर का हो गया? वो फिर से गुलाबी कलर का हो गया। यहां पे कहने का मतलब क्या है पता है? आपने क्या लिया था? 2 ml NaOH लिया था, ये प्रणाली है, और इस प्रणाली के अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद आपने क्या किया कि इसके अंदर अम्ल को मिला दिया, और जैसे ही अम्ल को मिलाया ना इसका जो कलर था ना वो कलर हो गया चेंज। कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। इतना आपको समझ में आ गया? जो भी कलर बना मान लो चेंज हो गया, ठीक है? अब आपने क्या किया, इस कलर चेंज हो गया ना, अब आपने क्या किया इसके बाद फिर से इसके अंदर क्या मिला दिया? NaOH की कुछ बूंदे और मिला दी, क्योंकि NaOH कैसा होता है? आपका जो बेसिक प्रकृति का होता है। आपने फिर से डाल दी, तो जैसे ही आपने फिर से डाली ना तो जो फिनालेफ्थिलिन था ना उसका कलर फिर से क्या हो गया? गुलाबी हो गया। जो आपका स्टार्टिंग के अंदर था, स्टार्टिंग में जब फिनालेफ्थिलिन मिलाई थी तो गुलाबी कलर की थी, तो जो आपका कलर है ना वो फिर से कैसा हो गया? आपका गुलाबी हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है? आपने अम्ल मिलाया, फिर बेस मिलाया, फिर अम्ल मिलाया, फिर बेस मिलाया, तो क्या कर रहे हैं? ये जो प्रभाव है ना उसको खत्म कर रहे हैं। जो कलर है ना वो आपका ऐसे ही चेंज होता रहेगा। पहले अम्ल मिला दिया तो अलग कलर हो गया, बेस मिला दिया फिर अलग कलर हो जाएगा, वापस से अम्ल मिला देंगे तो पहले वाला कलर आपको फिर से मिल जाएगा। तो आप कहने का मतलब समझ गए होंगे ना कि वो एक दूसरे का जो प्रभाव है ना उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन के थ्रू। देखिए, आप उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही चीज तो मैंने आपको बताई है कि अम्ल का प्रभाव क्या कर देगा? क्षारक खत्म कर देगा। और जब क्षारक में जब आप अम्ल मिला देंगे तो क्षारक के प्रभाव को कौन खत्म कर देगा? आपका अम्ल कर देगा। यानी कि जो एसिड और जो बेस है ना वो एक दूसरे के प्रभाव को कंप्लीटली क्या कर देते हैं? आपका खत्म कर देते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए NaOH, मैंने बोला था ना एक्वस लिया, इसमें कुछ जल की मात्रा है। आपने HCl भी ले लिया, ये भी कैसा है? एक्वस है। और आपका बन के क्या आया? आपका NaCl बना, यानी कि लवण बन गया। और साथ में क्या निकला? आपका H2O, किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है ना? क्या बन गया? आपका H2O बन गया। याद रखिएगा, NaOH एक्वस लिया, HCl आपने एक्वस ले लिया, तो आपका NaCl बन गया, और क्या बन गया? आपका H2O बन गया। याद रखिएगा आप, ठीक है? तो देखिए, आप अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, और इसे बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब यह हो गया कि अम्ल ने क्षार के प्रभाव को खत्म कर दिया, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिया, और क्या बना? आपका अम्ल ना जल और लवण बन के आया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि आपने क्षार लिया और क्षार के साथ आपने अम्ल मिलाया, तो दोनों की जब क्रिया हुई तो आपका लवण बना, और साथ में क्या बना? आपका जल बना। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं,
यानी कि आपने अम्ल ले लिया और अम्ल के साथ आप किसकी अभिक्रिया करवा रहे हो, आप धात्विक जो ऑक्साइड है ना उनकी अभिक्रिया करवा रहे हो। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा समझिए आपने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया CuO, आपने कॉपर ऑक्साइड ले लिया और जब इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपने तनु HCl मिलाया ना, क्या मिलाया, तनु HCl मिलाया, तो ये किस तरीके से अभिक्रिया करेगा, ये चीज यहां पे पूछी गई है। तो देखिए आप, देखते हैं आगे हम, देखिए आप देखेंगे कि विलयन का जो रंग है ना वो नीला हरित हो जाएगा एवं जो कॉपर ऑक्साइड है ना वो जल के अंदर या इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली घुल जाएगा। तो आपको यहां पे कौन सी चीजें याद रखनी है कि जब आप किसके साथ, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड को जब मिलाते हैं ना तो जो विलयन का रंग है ना वो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हरा हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे कॉपर क्या लिया था, कॉपर लिया था। तो कॉपर जब आप लेके अभिक्रिया करेंगे तो जो विलयन का रंग है वो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हरा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपने एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड को लिया और जब आप कॉपर ऑक्साइड की किसी एक अम्ल के साथ यानी कि HCl के साथ जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो जो विलयन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कैसा हो जाएगा, आपका नीला हरा हो जाएगा। और जो कॉपर ऑक्साइड बन के आएगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका इसके अंदर ही घुल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विलयन का रंग नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है, आपके कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कॉपर क्लोराइड के, देखिए CuO और प्लस में HCl, तो क्या बनेगा यहां से अगर आप देखते हैं, अगर आप अच्छे से देखें तो CuCl बन जाएगा कॉपर क्लोराइड और प्लस में क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा। ठीक है, ये H है ना तो H2O बन जाएगा और कॉपर क्लोराइड हो जाएगा आपका। आपको समझ में आ रहा होगा ना, H2O प्लस में कॉपर क्लोराइड, H2O प्लस में कॉपर क्लोराइड, याद रखिएगा। तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, और किसके वजह से बना, ये कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण कैसा कलर हुआ, आपका नीला हरा हो गया। ठीक है, मैं इसको सेटिस्फाई करके नहीं लिख रहा हूं, जो इक्वेशन है ना वो समीकरण है उनको हम संतुलित करते हैं। मैं संतुलित करके नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट बताया है कि जब आप कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है और साथ में आपका H2O बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपको यह याद रखना है कि जब आप धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो आपका लवण प्लस में जल बनता है। याद रखिएगा, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो धात्विक ऑक्साइड है उसको क्या बोलते हैं, हम क्षारकीय ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लवण एवं जल प्रदान करते हैं। जो लवण होता है वो कैसा होता है, आपकी क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो इसलिए जो धात्विक ऑक्साइड है उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बोल सकते हैं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, अब हमने क्या किया था, अम्ल जो थे ना उसकी धात्विक ऑक्साइड से हमने क्या की थी, अभिक्रिया करवाई थी। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो क्षारक है ना, जो आपके बेस है, जो बेसिक आपकी क्रिया है, तो जो बेस है बेस के साथ हम अधात्विक जो ऑक्साइड है ना उनकी अभिक्रिया करवाएंगे। जो अधात्विक ऑक्साइड है उनकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ, आपके बेस के साथ। तो देखिए आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के बीच अभिक्रिया हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, जहां पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आया था ऊपर देख चुके हैं हम। तो आगे देखिए, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, ये आपका एक क्षारक है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका लवण एवं जल का निर्माण करता है। हम देख चुके हैं, चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है ना वो आपकी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। याद रखिएगा, जो आपके अधात्विक ऑक्साइड हैं वो आपकी अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो आपकी क्षारकीय। दो स्टेटमेंट मिल गई आपको। जो आपके धात्विक ऑक्साइड है ना, धात्विक ऑक्साइड ये आपके किस प्रकृति के, आपकी क्षारकीय प्रकृति के। ठीक है, और अगर आपसे अधात्विक ऑक्साइड पूछता है, अधात्विक ऑक्साइड अगर आपसे पूछता है तो ये कैसी प्रकृति के, आपकी अम्लीय प्रकृति के। दोनों डिफरेंस को आप याद रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति और आपके अधात्विक ऑक्साइड आपकी अम्लीय प्रकृति के, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, इसके बारे में बात की गई है कि उनमें क्या कुछ समानताएं हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। हम पीछे भी कर चुके हैं कि धातु के साथ जब हमने अभिक्रिया करवाई थी तो क्या निकली थी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जैसे HCl है, इसके अंदर भी क्या है, आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सभी अम्लों के अंदर आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जैसे H2SO4 है, इसके अंदर भी क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी जो अम्ल है ना, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक एक्सपेरिमेंट को। आपने ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का एक विलयन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, एक विलयन ले लिया। और इस तरह देखिए आपने यहां पे क्या किया, एक तनुकृत अम्लीय विलयन लिया। इसके अंदर एक बिक्कर के अंदर ये आपके रबर की कोक है और इसके ऊपर आपने 2 कील गाड़ दिए हैं। ठीक है, 2 कील लगा दिया आपने और इस कील को एक बैटरी के थ्रू आपने जोड़ दिया, जो 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया और यहां पे लगा दिया आपने एक बल्ब और यहां पे लगा दिया एक स्विच। और याद रखिएगा, अंदर कैसा विलयन है, आपकी अम्लीय प्रकृति का विलयन है। ठीक है, और जब आप इसको करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा कि जल में अम्ल का विलयन जो होता है ना, वो विद्युत का चालन करता है। यानी कि जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे ना, जो आपका ये बल्ब है ना, ये आपका जल उठेगा, यानी कि ये जल जाएगा। जो बल्ब है ये आपका ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि जल में अम्ल का जो विलयन है ना, वो विद्युत का चालन करता है। विद्युत को रोकता नहीं है, विद्युत का चालन करता है। और चालन करता है इसलिए ही जैसे आपने स्विच को दबाया, आपका जो बल्ब है ना, वो आपका जल उठा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये चीज समझाई गई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया है शॉर्टकट के अंदर कि क्या चीज कही गई है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, यही चीज तो मैंने आपको बताई है। परंतु आप यह भी देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का जो विलयन है ना, वो विद्युत का चालन नहीं करता। आपने क्या लिया था, HCl लिया था। तो जब आपने अम्ल लिया ना, तब तो बल्ब जल उठा। लेकिन अगर आप ग्लूकोज का विलयन लेते हैं या फिर अल्कोहल का विलयन लेते हैं ना, तो वहां पे जो आपका बल्ब है ना, वो नहीं जलेगा। तो आपको याद रखना है, जो आपका अम्ल है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उसमें आपका बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि अम्ल क्या करेंगे, आपका जो विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोज और अल्कोहल का लेते हैं ना, तो वो विद्युत का चालन नहीं करते। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कि बल्ब को नहीं जलेगा, कौन सा है, आपके ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जबकि जो आपके अम्ल हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे हमने HCl लिया था। ठीक है, आगे देखिए, बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित यानी आयनों की वजह से होता है। किसकी वजह से, आयनों की वजह से होता है विद्युत धारा में विद्युत का चालन। जो आपका अम्लीय विलयन में है, विलयन में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, किसकी वजह से, आयनों की वजह से। अब ये आयन क्या होते हैं, तो देखिए आप, जैसे अम्लों में धनायन होता है H पॉजिटिव। जैसे मैं अगर HCl को तोड़ता हूं ना, तो क्या टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। क्लोराइड आपका नेगेटिव हो गया और जो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अम्लों में धनायन H पॉजिटिव तथा ऋणायन, जैसे HCl में Cl नेगेटिव हो गया, HNO3 में NO3 नेगेटिव हो गया। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, मैंने बताया था ना एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर इसको देखता हूं मैं तो CH3COO आपका नेगेटिव हो गया, H आपका पॉजिटिव होता है ना, इसलिए H2SO4 के अंदर SO42 नेगेटिव हो गया और H आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, तो जो ये आयन बनते हैं ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें भी H पॉजिटिव बनेगा, जो डबल O है वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं ना, तब ये क्या होता है, आपका ये जो प्रवाह है ये स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज आपको यहां पे बताई गई है, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है ना, वो अम्ल में उपस्थित जो आयन होते हैं, जो मैंने आपको तोड़ के बताए, जैसे HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब दोनों मिलेंगे तो इन आयनों की वजह से ही आपकी जो विद्युत धारा है उसका चालन होता है। आप याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अम्ल में उपस्थित धनायन, जैसे H पॉजिटिव मैंने बताया, इससे ज्ञात होता है कि
अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन एक्वस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव धन आयन जो होता है, जो पॉजिटिव आयन है, उसको उत्पन्न करता है आपका अम्ल। तो इस वजह से उनका जो गुणधर्म है कैसी प्रकृति का होगा, विलयन, अम्लीय प्रकृति का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अम्ल है उनका जो गुणधर्म है वो अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, यानी कि जो अम्ल है वो एसिडिक क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं, सिर्फ इस वजह से वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। आपने जलीय विलयन लिया तो जलीय विलयन के अंदर जो आपका अम्ल है या फिर क्षारक है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, हम इस चीज को देखेंगे। तो देखिए, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H पॉजिटिव आयन पृथक नहीं हो सकते। जैसे यहां पे देखिए, आपने HCl लिया था और HCl में आपने H2O मिलाया तो क्या बना, आपका H3O पॉजिटिव बना और क्या बना, एक आपका Cl बना, यानी कि क्लोराइड बना। तो यहां से आपको क्या पता चली कि जो हाइड्रोजन आयन है ना वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। यहां पे देखिए जो H है ना वो H2O के साथ मिलके आ रहा है। जब आप H3O को तोड़ते हैं तो इसमें क्या बनता है, आपका H2O बनेगा और प्लस में H पॉजिटिव आयन बनेगा, तभी तो क्या बना, ये H3O पॉजिटिव बना, तभी तो बना है। तो यहां से आपको यह पता चला कि जो हाइड्रोजन आयन है ना वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया, H3O पॉजिटिव में क्या है, आपका H2O यानी कि जल है और आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H पॉजिटिव एक्वस और या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव से हम दर्शाना चाहिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ना ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये अलग से नहीं रह सकते हैं, सिर्फ इसलिए। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो H3O पॉजिटिव इसमें क्या है, आपका H2O है और H पॉजिटिव है शामिल, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमने देखा कि अम्ल जल में H3O पॉजिटिव अथवा H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, जैसे मैंने NOH लिया तो यहां पे तो आपने जल में अम्ल जो है उसको घोला था। अगर मैं यहां पे क्षारक को घोलता हूं ना जल में, जो आपका बेस है उसको अगर जल में घोलता हूं तब क्या होगा। तो देखिए जैसे NOH है आपका क्षार के प्रकृति का है, सॉलिड अवस्था में, आपने इसमें H2O घोला, जल में घोला तो क्या बन के आया, Na पॉजिटिव बन गया, यानी कि सोडियम पॉजिटिव बन गया और OH आपका नेगेटिव बन गया। और दोनों किसमें, आपकी एक्वस फॉर्म के अंदर। NaOH जो है जब आप इसमें से जल को निकालेंगे या जल को घोलेंगे तो क्या बनेगा, आपका Na पॉजिटिव बन गया और आपका OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, Na पॉजिटिव एक्वस में और जो OH है ये भी किसमें है, आपका एक्वस फॉर्म के अंदर, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इसी तरह जब मैं KOH को घोलता हूं जल के अंदर तो क्या बनेगा, आपका पोटेशियम पॉजिटिव K पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। और इसी तरीके से जब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH का होल ट्वाइस जो सॉलिड स्टेट में है, इसको जल में घोलता हूं तो क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव बनेगा एक्वस में, प्लस में 2OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव बनेगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जो अम्ल है वो जल में H पॉजिटिव आयन करते हैं। देखिए दो स्टेटमेंट निकल के आ गई जो आपको याद रखनी है कि जो अम्ल है ना, अम्ल को जब जल के साथ घोलते हैं ना, जल के साथ घोलने पर क्या बनता है, आपका H पॉजिटिव आयन बनता है। लेकिन जब आप क्षारक को जल के साथ घोलेंगे ना तो क्या बनेगा, आपका OH नेगेटिव आयन बनेगा। और यही चीज आपकी यहां पे बनाई है, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तभी तो अगर सामने हम Na लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। तो OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब अम्ल को जल के साथ घोलते हैं तो H पॉजिटिव आयन बनता है, और जब क्षारक को जल के साथ घोलते हैं तो आपका OH नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये चीज आपको याद रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप।
इस बात को, क्षारक और क्षार में भी डिफरेंस है। सभी को हम क्षारक बोल सकते हैं, लेकिन क्षार वही कहलाएंगे जो आपके जल में घुलनशील नहीं होते और जिनका स्पर्श कैसा होता है, साबुन की तरह। स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और प्रकृति कैसी होती है, उनकी संक्षारक होती है। और इन्हें हमें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके हानिकारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, तो अब हम समझ चुके हैं कि जो सभी अम्ल हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं जल के साथ, और जो सभी क्षारक हैं क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने अम्ल लिया और साथ में आपने क्षारक लिया, तो क्या बन के आया, आपका लवण बन के निकला और साथ में आपका जल बन के निकला। ठीक है, जैसे यहां पे आपने H पॉजिटिव आयन लिया और यहां पे आपने OH नेगेटिव लिया, तो क्या बन गया, आपका H2O बन गया। तो अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज साथ में आपको और याद रखनी है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। एक होता है आपका उष्माशोषी और एक होता है आपका उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी का मतलब होता है जहां पे जो एनर्जी है ना, जो उष्मा है ना, उसको प्राप्त किया जाए, उसको ग्रहण किया जाए। और उष्माक्षेपी का मतलब होता है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है ना वो निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है बहुत अधिक मात्रा में, वो आपका उष्माक्षेपी होता है। और उष्माशोषी जब बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है ना वो ग्रहण की जाती है, तब वो कहलाती है आपकी उष्माशोषी। याद रखिएगा। तो देखिए, जल में सांद्र नाइट्रो अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये एक नॉर्मल बात बताई गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण क्या होगा, अस्फलित होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी क्या कर सकता है, आपका टूट सकता है। तो इसलिए उसको आराम से मिलाइए आप। ठीक है, अब देखिए आप, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है, यानी कि H3O जो पॉजिटिव आयन है या OH नेगेटिव आयन है, वो प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस कमी होने को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है तनुकरण। एवं अम्ल या क्षार क्या है, आपके तनुकृत होते हैं। और तनु का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तनु का मतलब होता है उसके अंदर क्या होना, जल की अधिकता होना, जल की क्या होना, अधिकता होना। और जब जल की अधिकता है तो नॉर्मल सी बात है, दूसरा जो भी उसमें मिला हुआ होगा वो कम मात्रा में ही तो होगा। तो यही आपको यहां पे बताई गई है कि जल में जब आप अम्ल या क्षार को मिलाते हैं ना, तो अम्ल और क्षार से जो आयन बनते हैं कौन कौन से, आपका H3O पॉजिटिव आयन और आपका OH नेगेटिव आयन, जब ये बनते हैं ना तो क्या मिलेंगे, ये आयतन में कम होंगे। और आयतन में कम होंगे तो हमने क्या बोल दिया, तनुकरण बोल दिया, यानी कि ये तनुकृत है। और तनु का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि तनु का मतलब होता है जो पदार्थ है ना उसमें जल की मात्रा अधिक है। तो आप याद रखिएगा, तनुकृत का मतलब क्या हो गया, जल की मात्रा अधिक होना। तो जब जल की मात्रा अधिक होगी तो दूसरा जो भी उसके अंदर मिला होगा ना वो क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक कम मात्रा में होगा। तो सीधा और सिंपल सा हो गया ना ये तो। ठीक है, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे और इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपका ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।